नमस्कार, मैं अमित अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत आज के ही दिन से करते हैं। आज के ही दिन 1880 में हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार एवं कहानीकार प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, गबन जैसी कई उपन्यासों की रचना की। साथ ही कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, इन सब कहानियों को कौन भूल सकता है। पूस की रात का हल्कू का वह किरदार लगभग हर किसी को याद होगा। आइए अब तकनीक की ओर चले। आज हम लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे अभिन्न अंग बन चुके विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जब बात हो रही हो तो सबसे पहले इसे परिभाषित करने की बात हो तो इलेक्ट्रिक करंट हम कहते किसको हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि पदार्थ अथवा तत्व में से इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई इकाई एम्पियर यानी कूलम्ब पर सेकंड होता है। अब बात एम्पियर को डिफाइन करने की आती है कि एम्पियर किसे कह सकते हैं। तो इसे परिभाषित करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि किसी चालक तार से किसी एक बिंदु पर यदि 1 सेकेंड में 6.28 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो उस बिंदु से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई, ऐसा समझा जाता है। याद रखने की बात है कि 1 सेकेंड में 6.28 गुने 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन का गुजरना 1 एम्पियर धारा समझा जाता है। उसके अलावा विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में बहती है। हमेशा विद्युत धारा बंद परिपथ में बहती है। अब हम लोग विद्युत धारा के प्रकारों को जान लें। विद्युत धारा को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा डीसी डायरेक्ट करंट या दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो हम लोग के आसपास हम देख पा रहे हैं कि बल्ब का जलना, पंखे का चलना, ये सब अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा के कारण हो रहा है। उसके अलावा दृष्ट धारा का उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि हम लोग जो मोबाइल में बैटरी का यूज कर रहे हैं या टॉर्च में जो सेल का यूज करते हैं, वो हमारा जो धारा देती है वो हमारा दृष्ट धारा देती है। अब हम लोग एक एक करके इन दोनों करंट को समझते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या कर सकती है, प्रत्यावर्ती धारा के गुण, उसके अलावा डायरेक्ट करंट क्या होती है, क्या करती है, इसकी गुण। बात जब अल्टरनेट करंट की हो तो सबसे पहले हम इसे परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में समय के साथ अपनी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तथा अपनी दिशा बदलती रहे, वैसी धारा एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब प्रत्यावर्ती धारा को हम ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ग्राफ में जो दर्शाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी के सापेक्ष में यानी समय के सापेक्ष में एक साइकिल पॉजिटिव की ओर जाता है, ऊपर वाला पॉजिटिव की ओर, नीचे वाला निगेटिव की ओर। तो यह एक साइकिल को पूर्ण करता है। ऐसे ही हमारा जो भारत है, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 Hz होती है। तो 50 Hz होती है यानी कि यह 1 सेकेंड में कुल 50 बार पॉजिटिव और निगेटिव साइकिल की ओर जाती है। 50 बार पॉजिटिव और 50 बार निगेटिव। यदि मान लें कि किसी परिपथ में हम धारा को प्रवाहित कर रहे हैं और उसे 50 बार बंद करें, चालू करें, बंद करें, चालू करें, तो वो हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन ऐसा होता है कि यदि पॉजिटिव साइकिल में जा रहा है तो हमारा बल्ब जल पा रहा है और निगेटिव साइकिल में आ रहा है तो हमारा बल्ब बुझ जा रहा है। लेकिन इतने तेज़ी से यह कार्य होते हैं कि हमें पता नहीं चल पाते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है या बुझ रहा है।
उसके बाद हम बात करें कि भारत में तो 50 HZ की फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है, जबकि US, कनाडा इन सब देशों में 60 HZ की फ्रीक्वेंसी का उपयोग होता है। दुनिया भर के लगभग सभी देश बिजली का उत्पादन एवं वितरण प्रत्यावर्ती धारा के रूप में करते हैं, चाहे वह थर्मल पावर से उत्पन्न करते हों, चाहे वह हाइड्रो पावर से या फिर न्यूक्लियर पावर से। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यह आसानी से उत्पादित हो सकता है। आसानी से कैसे? क्योंकि इसे उत्पादित करने के लिए बस यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाला कोई एक उपकरण चाहिए, उसके साथ हम अल्टरनेटर को जोड़ देते हैं और इससे आसानी से हमारा बिजली पैदा हो जाता है। बात अल्टरनेटर की हो रही है, तो यानी कि AC को हम सिर्फ अल्टरनेटर से ही पैदा कर सकते हैं, यानी कि AC जनित्र, हिंदी में बोलें तो AC जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसके हम मानों को भी अपनी इच्छा के अनुसार ट्रांसफार्मर की सहायता से घटा बढ़ा सकते हैं। हम जितना चाहें उतने मानों को घटा सकते हैं, उतने मानों को बढ़ा सकते हैं। AC का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा 33,000 वोल्ट तक किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता। फिर हमारे दिमाग में यह बात आ सकता है कि जो हाई ट्रांसमिशन लाइन जो होता है हाई पावर वाला, वह 1,32,000 वोल्ट का होता है। तो फिर जब हमारे पास 33,000 वोल्ट का ही उत्पादन है तो 1,32,000 वोल्ट कहाँ से आ गया? तो उसके लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का, जिसकी सहायता से 33,000 वोल्ट को 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित किया जाता है। यदि हम 33,000 वोल्ट के वोल्टेज को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरित करें तो उसमें यह खामी आ सकती है कि स्टार्टिंग इंड से लास्ट इंड तक जाते जाते उसका जो मान होगा वह 33,000 से घट के कुछ और हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा पे हम उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करते हैं, ताकि इंड पे भी हमें जितना वैल्यू मैंने यहाँ से भेजा उससे थोड़ा कम वैल्यू का मुझे वोल्टेज मिल जाए, ताकि जो भी उपकरण हैं उस क्षेत्र के उसको हम आसानी से उपयोग में ला सकें। फिर उसे 33,000 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के। फिर उस 33,000 को 11,000 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस 11,000 को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग हम लोग घरेलू उपकरण को चलाने में, जैसे टीवी, फ्रिज, AC इत्यादि में करते हैं। जानने की बात यह भी है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे हमारा टीवी ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि यह AC पे ही चलता हो। मैं इसमें AC को देता हूँ, लेकिन इसके अंदर लगा हुआ जो रेक्टिफायर होता है वह इसको DC में कन्वर्ट करके फिर उसको जो वो सर्किट है उसमें DC को देता है। यानी AC तो हम देखने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो चलता DC पे है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो वो पूर्णतः DC पर ही चलता है। इसके अलावा इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे किया जाता है। बड़े बड़े मशीनों को भी AC के ही द्वारा प्रचालित किया जाता है। अब हम लोग DC के बारे में जान लेते हैं कि DC क्या है और यह क्या करती है। बात जब डायरेक्ट करंट की हो तो सबसे पहले हम इसे परिभाषित करते हैं। परिभाषित करने के लिए हम यह कह सकते हैं कि वैसी धारा जो सदैव एक ही दिशा में बहती हो, यानी धारा का मान तथा दिशा नियत रहता हो, समय के साथ नहीं बदलता हो, तो ऐसी धारा DC करंट या दृष्ट धारा कहलाती है। अब हम लोग इसको ग्राफ के द्वारा समझते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह t के सापेक्ष में एक सीधी रेखा में ये गमन करते जा रही है, यानी कि इसका जो वैल्यू है निगेटिव की ओर नहीं आ रहा है, ये ओनली पॉजिटिव की ओर चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो यानी इससे पता चल रहा है कि यह केवल एक ही दिशा में चल रहा है। जबकि हम AC की बात करते हैं तो वो एक बार पॉजिटिव साइकिल, एक बार निगेटिव साइकिल ऐसे चलता था, जबकि यह एक बिल्कुल ही एक सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, या बहुत छोटे शब्दों में कहें तो ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे उसे दृष्ट धारा कहते हैं। दृष्ट धारा का जो जनक है उसे वोल्टाज को कहा जाता है। जिन्होंने बैटरी के बारे में
जानकारी दी थी सरल सेल के बारे में। इसे हम सोलर सेल, केमिकल सेल, डीसी जनरेटर यानी कि डायनेमो के द्वारा पैदा करते हैं। दृश्य धारा का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक किया जाता है। करने को तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 650 वोल्ट पे ही यह इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि यदि गलती से भी इसमें कुछ खामियां उत्पन्न हो गई या कोई इसके संपर्क में आ गया तो मानव जीवन संकट में आ सकता है। इसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में किया जाता है, यानी कि डीसी का सबसे जो बेसिक उपयोग है वह हमेशा किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। आर्क वेल्डिंग जो हम अपने घर के आसपास लोहे के टुकड़े, गेट, ग्रिल को बनते देखते हैं, तो वो रहता दिया जाता उसको एसी है, लेकिन वह डीसी में कन्वर्ट करके उसके द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। इसके अलावा बैटरी चार्जिंग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग एसी और डीसी इस दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कह सकते हैं कि एसी और डीसी में सबसे ज़्यादा खतरनाक डीसी है, क्योंकि हम ग्राफ से भी समझ चुके हैं कि जो एसी होता है वह पॉजिटिव साइकिल में चलता है और नेगेटिव साइकिल में, यानी कि जब वह पॉजिटिव में चलेगा तो वह किसी मनुष्य को या किसी चीज़ को अपनी ओर खींचेगा, और जब वह नेगेटिव साइकिल में आएगा तो वह उस चीज़ को छोड़ देगा। तो इसलिए यह खतरनाक नहीं है, एक बार पकड़ेगा और एक बार छोड़ेगा। जबकि डीसी यदि एक बार पकड़ लिया तो वह पकड़े ही रहता है जब तक मनुष्य की मृत्यु ना हो जाए। एक बात से और हम समझते हैं कि जब डीसी के बैटरी वाले वायर को हम पकड़ते हैं तो हमें विद्युत का झटका नहीं लगता है, जबकि हम जब एसी वाले तार को पकड़ते हैं तो मुझे विद्युत का झटका लगता है। इसके पीछे बस एक ही कारण है कि जो एसी करंट होता है, जो हमारा एसी करंट होता है वह हमेशा ज़्यादा वोल्टेज का होता है, जबकि जो हमारा डीसी करंट होता है वह या तो 1.5 वोल्ट का या फिर 12 वोल्ट का होता है, इसलिए हमें असर नहीं होता है। दूसरी बात यह कि हमारे शरीर को बिजली का झटका तभी महसूस होता है जब उसका वैल्यू 90 वोल्ट से ज़्यादा हो, यानी कि 90 वोल्ट से कम के वोल्टेज पे हमारे शरीर को विद्युत के झटके का एहसास नहीं होता है। सीधे तौर पे हम बोलें तो यह कह सकते हैं कि कम वोल्टेज पर एसी करंट एवं अधिक वोल्टेज पर डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आइए अब आगे हम एसी और डीसी में अंतर को समझते हैं। एसी और डीसी में अंतर को समझने के लिए हम सबसे पहले इसके परिभाषा से भी इसका अंतर कर सकते हैं। जैसे कि एसी में इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है, जबकि डीसी में इसका जो परिमाण और दिशा है वह समय के साथ नहीं बदलता है। दूसरी बात, इसका स्थानांतरण, यह एक जगह से दूसरे जगह तक इसको भेजा जा सकता है, जबकि डीसी को भेजने में परेशानी है। उसके बाद तीसरी बात आवृत्ति की है, तो एसी की आवृत्ति 50 Hz तक होती है, जबकि डीसी में कोई आवृत्ति नहीं होती है। चौथा, हमारा परिणामित्र का उपयोग। एसी के लिए हम परिणामित्र यानी एसी के वोल्टेज को हम घटाने बढ़ाने के लिए परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं, जबकि डीसी के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। डीसी में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उत्पादन क्षमता की बात हो गई, तो एसी का हम उत्पादन 33,000 वोल्ट तक कर सकते हैं, जबकि डीसी का उत्पादन हम 650 वोल्ट तक कर सकते हैं। उसके बाद बैटरी में संचयन, एसी को हम बैटरी में संचयित यानी बैटरी में जमा करके नहीं रख सकते हैं, जबकि हम डीसी को बैटरी में जमा करके रख सकते हैं। इसका उपयोग, एसी का उपयोग हम लोग घरेलू परिपथ में करते हैं, टीवी, पंखा, बल्ब इन सब को चलाने के लिए, जबकि डीसी का उपयोग हम लोग घड़ी, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बैटरी चार्जिंग इत्यादि में करते हैं। एसी से हम विद्युत लेपन की प्रक्रिया को नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी की सहायता से हम विद्युत लेपन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अंतर हैं जो कि एसी और डीसी को एक दूसरे से अलग करते हैं।
एसी और डीसी के अंतर के साथ ही आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों को लेके। वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अपने मित्रों का भी ज्ञानवर्धन हो सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई जानकारियाँ लाते रहें। अंततः जय हिंद, जय भारत।